या आप इस तरीके से समझो कि कोई भी चीज को मूव करना आसान है या मुश्किल, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसमें फ्रिक्शन कितना लग सकता है, राइट? और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? कि उस पे नॉर्मल कितना लग रहा है, राइट? तो जिस केस में नॉर्मल ज्यादा होगा, उस केस में फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप खुद ही सोचो ना यार, पुशिंग के केस में आप बॉडी को नीचे थोड़ा सा दबा रहे हो, राइट? तो नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। पुलिंग के केस में आप बॉडी को ऊपर खींच रहे हो, नॉर्मल को कम कर रहे हो, इसीलिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम लगेगा, राइट? तो इसीलिए पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। आई होप ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये क्या है, इंसेक्ट इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो कितना मैक्सिमम थीटा ये वर्टिकल से क्लाइंब कर सकता है? मतलब लेट्स से देखो क्या होगा, जब ये चढ़ने की कोशिश करेगी तो एक मैक्सिमम एंगल पे आएगी, उसके बाद जब ये चढ़ने की कोशिश करेगी तो फिर नीचे फसल जाएगी, है ना? तो आपको ये मैक्सिमम एंगल थीटा बताना था। अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? दिस इज शिवम पटेल एंड आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्या, वी आर गोइंग टू सी एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और इस चैप्टर को आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यार, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, अब मैं आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे जो फ्रिक्शन पे वैसे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? ये क्वेश्चंस किए थे हमने, फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, राइट? तो इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, या डिफरेंट केसेस में हमने देखा था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, राइट? तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, एंगल ऑफ रिपोज समझा था। और एंगल ऑफ रिपोज का आपको ये रिजल्ट याद रखना है, कितना होता है एंगल ऑफ रिपोज? वो एंगल ऑफ रिपोज होता है जब जैसे ही आपकी बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए, वो एंगल जो होगा इंक्लाइंड का, वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। तो हमने वो निकाला था कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, देन एंगल ऑफ रिपोज इज गिवन बाय tan इनवर्स म्यू। ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। उसी के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज ये यहाँ से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो चलो इसको देखते हैं क्या करना है इसमें, राइट? The question is a body of mass m, एक बॉडी है कैपिटल मास m की, which is moving in positive x direction with acceleration a, यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट? Find the minimum value of coefficient of friction between the blocks so that the body of mass small m can be held stationary with respect to capital M। देखो यहाँ पे क्या केस है कि ये बड़ा वाला बॉडी है कैपिटल M, ये छोटा वाला बॉडी है स्मॉल m। स्मूथ सरफेस के ऊपर ये जो बड़ा कैपिटल एम है, वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना? पूछा गया है कि इस सरफेस पे कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो सच दैट ये जो स्मॉल एम है ना, ये स्लाइड ना करे नीचे, राइट? तो यार क्या करोगे इसको करने के लिए? आप बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। देखो सबसे पहले सिंपल सा क्या थॉट है कि अगर ये स्मॉल एम की जो बॉडी है वो स्लाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या? देखो एमजी नीचे लग रहा होगा इस पे, ऑब्वियसली एमजी तो नीचे लगेगा स्मॉल एमजी, और फ्रिक्शन इसको बचा रहा होगा गिरने से, तो फ्रिक्शन कितना होगा? एमजी के इक्वल। तो ये सारी चीजें देखो, एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, खुद ही समझ जाओगे आप लोग। तो ये मेरे पास देखो स्मॉल एम है, ठीक है? इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एमजी नीचे लग रहा है, ठीक? अब इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी जब नीचे की डायरेक्शन में है, तो बड़ा वाला ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, सो एज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, है ना? एंड एज दिस इज एट रेस्ट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू एमजी। ये समझ आ गया इतना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अभी एक बात बताओ, छोटे वाली बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो लग रहा होगा। कौन लगा रहा होगा? देखो, इन दोनों बॉडीज का मोशन हो रहा है टुवर्ड्स राइट, है ना? तो छोटे वाले बॉडी पे राइट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? जो बड़ा वाला बॉडी लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना? तो कैपिटल एम और स्मॉल एम का जो ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, राइट? उस सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा, वो है N1, and that normal reaction force only is responsible for making it move in the right direction, है ना? तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन में इसके लिए क्या लिख सकते हो कि जो आपका N1 है वो कितना होगा? m into a। या आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है? अभी देखो, आपको फ्रिक्शन की वैल्यू पता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है कि कितनी मिनिमम होनी चाहिए। तो आपको बस एक ही कंडीशन तो पता है, वो कंडीशन क्या है कि जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, मतलब द friction acting should be less than equal to, that should be equal less than maximum value of friction, है ना? तो कितना फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है? देखो mg, and this should be less than maximum value of friction which is how much? mu into n। तो यहाँ पे mu मैंने mu लिख दिया है और n कितना है? n1 है, जो कि है m into a। तो यहाँ से देखिए m m कैंसिल हो जाएगा और आपको जो mu की वैल्यू आएगी वो आएगी mu should be greater than g by ए, राइट? तो ये हमारे पास आ गया है
म्यू मिनिमम। इतना मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी ये स्मॉल ब्लॉक एम जो है वो स्लाइड नहीं करेगा। समझ गए ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए वेरी नाइस। अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन ये क्या है, हैवी यूनिफॉर्म चेन पार्टली हैवी यूनिफॉर्म चेन पार्टली लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हैवी यूनिफॉर्म चेन है जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पे पार्टली लाई कर रहा है। पार्टली लाई करने का क्या मतलब है? इसका मतलब कुछ पोर्शन उसका हॉरिजॉन्टल टेबल से नीचे लटक रहा है। ठीक है, if the coefficient of friction between the chain and the table is 0.25, then what is the maximum fraction of length that can hang over that? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट? तो इसमें ना पहले मैं जनरल इक्वेशन निकालता हूं। देखिए, मैं म्यू के टर्म्स में और एल के टर्म्स में निकालूंगा, और फिर हमारे पास जो जनरल इक्वेशन आएगा उसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं, वो याद रखेंगे। तो मान लो, देखो ये एक टेबल है, राइट? और इस टेबल के ऊपर हमारा चेन रखा हुआ है, राइट? सो लेट्स से ये मैं यहाँ पे चेन बनाता हूँ। देखो ये मैंने बना दिया है इस तरीके से, हमारी चेन ये लटकी हुई है। मान लो थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इस तरीके से हैंगिंग है। ठीक है, लेट्स से इस चेन का जो टोटल मास है मान लेते हैं वो कैपिटल एम है, और टोटल लेंथ है वो हम मान लेते हैं कि वो कैपिटल एल है। ठीक है, चलो अब एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस के बीच में है, मान लो म्यू। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि यार हो क्या रहा होगा। ये वाली जो पोर्शन है जो यहाँ पे हैंगिंग है, इसका पुलिंग फोर्स नीचे होगा। मान लो इसका मास स्मॉल एम है, तो इसका स्मॉल एम जी लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, ऐसे। ये क्लियर है आप लोगों को? फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? देखो, फ्रिक्शन जो है वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लग रहा होगा, राइट? और वो फ्रिक्शन लग रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी है, राइट? समझ गए? तो अगर ये चेन रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन किसके इक्वल होना चाहिए? फ्रिक्शन इक्वल होना चाहिए हमारे स्मॉल mg के इक्वल। अब एक बात बताइए, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू टाइम्स एन, राइट? तो यहाँ पे म्यू तो हमें पता है, एन कितना है, राइट? तो एन डिपेंड करेगा इस वाले पोर्शन के मास पे जो टेबल पे है, राइट? तो मान लेते हैं कि टेबल पे जो हमारा पोर्शन है चेन का, उसका मास है लेट्स से एम डैश। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा? एम डैश इंटू जी। और फ्रिक्शनल कितना, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है फिर? म्यू टाइम्स एम डैश इंटू। समझ गए? तो एट द वर्ज ऑफ स्लिपिंग क्या होगा? फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू एम डैश जी शुड बी इक्वल टू एम जी। ये कंडीशन बस हमें यहाँ पे लिख देनी है। तो सबसे पहले तो हमें मासेस निकालनी है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे एल लेंथ जो है वो हैंग कर रहा है। ठीक है, कितना लेंथ एल हैंग कर रहा है? तो लेट्स से स्मॉल एल इज हैंगिंग, और बचा हुआ कितना होगा? तो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल जो है वो हमारा इधर होगा। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं हमें मासेस निकालने हैं ना, स्मॉल एम भी निकालना है, एम डैश भी निकालना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले निकाल रहा हूँ मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? तो टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अभी यहाँ पे देखो यार, ये तो हो गया एक यूनिट लेंथ का मास। हमें कितने का मास चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले, लेट्स से अगर हम स्मॉल एम निकालना चाह रहे हैं, तो हमें स्मॉल एम निकालने के लिए क्या चाहिए? एल लेंथ का मास चाहिए, राइट? तो मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन ये कितना होगा? देखिए यहाँ पे मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन विल बी कितना? तो मास ऑफ एल लेंथ। तो देखो यार, 1 यूनिट लेंथ का मास है m बाई कैपिटल एल, तो एल यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? ये स्मॉल m विल बी इक्वल टू m बाई एल इंटू एल। क्लियर है भाई? ठीक है, और मास ऑफ पोर्शन विच इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे मैं लिखता हूं मास ऑफ रिमेनिंग। ठीक है, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ये कितना होगा? ये मैंने लिया है m डैश, एंड दिस m डैश विल बी इक्वल टू, इसको ऐसा करते हैं, l माइनस l हमारा लेंथ है इनटू मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल। ये है हमारा m डैश। समझ गए इतना? किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अभी बस हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या पुट करनी है? इक्वेशन हमें बस ये देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो हमने देखा है एफ आर मैक्स, दिस शुड बी एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, दिस शुड बी इक्वल टू एम जी, राइट? अब आप बस वैल्यू पुट कर दो। देखो, एफ आर मैक्स की जगह आप क्या रखोगे? आप रखोगे म्यू एम डैश जी, है ना? तो यहाँ पे हमने रखा है म्यू। एम डैश की जगह मैं ये रखूंगा जो कि है एल माइनस एल इंटू कैपिटल एम बाई एल, राइट? तो ये हो गया म्यू एम डैश, और एक ये जी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू जी। स्मॉल एम कितना है? तो एम बाई एल डिवाइड इंटू, राइट? अब देखो इंटू यहाँ पे जी भी करना है, दो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, वो चीजें कैंसिल आउट कर देते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे हमारा m कैंसिल हो गया, l कैंसिल हो गया, स्मॉल g कैंसिल हो गया। ये सारी चीजें हमारी हो गई कैंसिल, राइट। हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शन निकालना है जितना हैंग कर सकता है। तो कितना फ्रैक्शन हुआ भाई? तो हमें स्मॉल एल बाई कैपिटल एल हो रहा है। दिस इज द फ्रैक्शन विच दे आर आस्किंग फॉर। यही पूछ रहे हैं ना, फ्रैक्शन विच कैन बी हैंग्ड, विच कैन बी हैंग्ड। ऐसा करता हूँ, इस फ्रैक्शन को मैं नाम दे देता हूँ एफ, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। तो अभी इसको थोड़ा अच्छे से सजा के लिख दो। क्या आएगा देखो हमारे पास, ओपन अप करता हूँ मैं ब्रैकेट को। तो म्यू एल माइनस म्यू स्मॉल एल इज इक्वल टू एल। ये आया है हमारे पास, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ, अच्छा वो कॉमन ही लेना सही था। तो ये आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू, या ऐसा करते हैं, हमें एल बाई स्मॉल एल बाई कैपिटल एल चाहिए ना, तो लेट्स डिवाइड द फुल इक्वेशन बाई कैपिटल एल। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू माइनस म्यू स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ठीक है, इज इक्वल टू, स्मॉल एल है ही और कैपिटल एल इधर आ गया। और ये म्यू इनटू जो स्मॉल एल और कैपिटल एल लिखा हुआ है ना, ये चीज क्या है? इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा, म्यू कॉमन ले लो एंड देन दिस विल बिकम 1 माइनस फ्रैक्शन व्हिच वी आर आस्किंग फॉर, राइट, इज इक्वल टू एफ। तो यहां से हमें एफ निकालना है। तो देखो ये क्या हो गया हमारे पास, म्यू माइनस म्यू एफ इज इक्वल टू एफ। तो म्यू इज इक्वल टू एफ प्लस म्यू एफ। तो यहाँ पे एफ वन प्लस म्यू कर सकता हूं मैं। तो यहां से हमारा एफ कितना आ गया? म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। ये जो है ना हमारा, ये फाइनल वो फ्रैक्शन है जितना फ्रैक्शन यहाँ पे हैंग कर सकता है, राइट। तो वो फ्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है। अगर क्वेश्चन में कुछ और दी हुई रहेगी तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे। तो अभी मैं आपको आगे का इसका सॉल्यूशन, ऑब्वियसली जो कि सिर्फ वैल्यू पुटिंग का है, वो मैं आपको एज असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। आप कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे इस केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हैंग हो सकता है। मैंने आपको जनरल फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया है। समझ आया? तो वो कमेंट कर दो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द रोप एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन 6 kg ब्लॉक, ठीक है। तो ये सिस्टम है हमारे पास, 2 kg इस तरीके से टेबल से हैंग कर रहा है, 6 kg टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, इट इज 0.5। हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन कितना है और टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्स, सारी चीजें हमें बतानी है कितनी कितनी है, राइट। तो चलो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि लेट्स से द टेंशन इज टी, टेंशन टी है। तो वो क्या करेगा देखो, 6 kg को इधर पुल करेगा ऐसे, राइट। 6 kg को इधर पुल करेगा और 2 kg के ऊपर टेंशन लगेगा ऐसे ऊपर। क्लियर है इतना, राइट। और फ्री बॉडी डायग्राम में यहीं पे बना रहा हूँ, देखो 2 kg का जो इधर 20 न्यूटन एमजी नीचे लगेगा, राइट। और 6 kg की जो टेंडेंसी है स्लिपिंग की वो टुवर्ड्स राइट है, तो फ्रिक्शन प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, वो लगेगा इस पे लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। अभी सबसे पहले तो देख लो यार, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 6 kg के नीचे? तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू टाइम्स एन। एन यहाँ पे 60 होगा देखो एमजी के इक्वल, तो म्यू टाइम्स एन। तो हमें मिलेगा यहाँ पे कितना, ये देखो हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन, है ना। 30 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। अब पहले आप मुझे ये डिसाइड करके बताओ कि अगर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 30 न्यूटन है, तो क्या यह सिस्टम मूव करेगा? जल्दी से मुझे सोच के बताओ, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे पुलिंग फोर्स कितना है? कौन सा फोर्स है जो इस सिस्टम को हिला देने की कोशिश कर रहा है? दैट इज, सोच के बताओ, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द पुलिंग फोर्स? पुलिंग फोर्स कितना है सिस्टम पे? कितना है पुलिंग फोर्स? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए यार, कोई मुझे समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है। पुलिंग फोर्स वाले क्वेश्चन हमने करवाए हैं, जैसे ये सिस्टम है ना, 6 kg 2 kg, तो इस सिस्टम को हिलाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन का लग रहा है, राइट। 20 न्यूटन इज द पुलिंग फोर्स इन दिस केस, है ना। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 30। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो आपका पुलिंग फोर्स है ना, वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम है। इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, समझ गए? बॉडी मूव नहीं करेगी। तो यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से स्टेटमेंट लिख के बता देता हूं कि एज पुलिंग फोर्स is less than maximum value of frictional force, body will not move, ठीक है। बॉडी मूव ही नहीं करेगी, राइट। अब अगर बॉडी मूव नहीं करेगी तो आप 2 kg के फ्री बॉडी डायग्राम को आप फोर्सेस बैलेंस कर सकते हो, राइट। इसका एक्सेलरेशन 0 है, दैट मींस नेट अपवर्ड फोर्स ऑन 2 kg शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। समझ आया? 2 kg के लिए आपका टेंशन कितना हो गया? 20 न्यूटन आ गया, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे भी टेंशन कितना है? 20 न्यूटन, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा होगा? अब आप लोगों को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स तो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, मैक्सिमम 30 न्यूटन लग सकता है, लेकिन वो आलसी है।
उसको कितना फोर्स लगाने की जरूरत है कि ये मूव ना करे? तो सिर्फ 20 न्यूटन का पुलिंग फोर्स है 6 केजी के लिए, राइट? तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बस 20 न्यूटन ही लगेगी और ये रेस्ट पे हो जाएगा, राइट? तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग जो अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप कितना लिखोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और टेंशन भी है हमारा 20 न्यूटन। समझ आया? सो दिस विल बी द आंसर टू योर प्रॉब्लम। क्लियर है कि नहीं है देखो? तो इसी तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बस देखना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ? ये जो एफ हम लगा रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट ब्लॉक शोन इन फिगर डज नॉट मूव? ये ब्लॉक मूव ना करे, हमें इस केस के लिए मैक्सिमम ऐसा फोर्स कितना लगा सकते हो कि लगाने के बाद भी ये ब्लॉक मूव ना करे, राइट? तो यार देखो, ये तो हमें पता है कि ब्लॉक विल मूव ओनली इफ द अप्लाइड फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू एटलीस्ट इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? तो यहाँ पे तो देखो यार सीन क्या हो रहा होगा, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि फॉर द ब्लॉक टू मूव, राइट? चलो यहाँ पे लिखते हैं फॉर द ब्लॉक टू मूव। ब्लॉक के मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स जितना लग रहा होगा, कितना लग रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, तो यहाँ पे जो हमारा एक्टिंग फोर्स है ना, उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, है ना? ये एंगल पे लग रहा है तो देखो, एक कंपोनेंट आएगा हमारा ऐसा, ये आएगा एफ कॉस 60 डिग्री, राइट? और एक फोर्स का कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एफ साइन 60 डिग्री। क्लियर है इतना? ये इस पे लग रहे हैं फोर्सेस और एमजी लगेगा इस पे नीचे। सारा फ्री बॉडी डायग्राम अब मैंने यही बना दिया। नॉर्मल लगेगा ऊपर और एज इसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट है तो फ्रिक्शन इसमें लगेगा इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो फॉर द ब्लॉक टू मूव क्या कंडीशन होनी चाहिए? एफ cos 60 की वैल्यू जो है वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स हो जाता है ब्लॉक डज नॉट मूव, तो एफ cos 60 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वो आपकी होनी चाहिए मैक्सिमम म्यू टाइम्स एन के इक्वल। ठीक है, एट द वर्ज की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिटिकल केस की बात कर रहा हूँ, तो जब ये मूव ना करे तो एफ cos 60 म्यू एन के बराबर होगा, है ना? क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है। तो अभी आप इस केस में देखो सबसे पहले कि एन कितना है, राइट? तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ये बॉडी क्या है? हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, राइट? तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये लिखोगे। तो देखो यार अपवर्ड फोर्स कितना है? एन, और तो कोई अपवर्ड फोर्स लग नहीं रहा है, और डाउनवर्ड फोर्स में देखिए mg है और ये f sin 60 भी है, राइट? तो n आप लिखोगे mg, मतलब mg की वैल्यू मैं लिखता हूँ 10 रूट 3, राइट? प्लस f sin 60, तो sin 60 हमारा होता है रूट 3/2, है ना? तो ये हो जाएगा f रूट 3/2। ये मेरा हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट? तो एफ मैक्स कितना होगा? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लो, म्यू टाइम्स एन है, तो म्यू हमारा है 1/2 रूट 3, इसको हम कर देते हैं एन से मल्टीप्लाई, तो एन है हमारा रूट 3 भी कॉमन ले लेता हूं एन में, राइट? तो दिस विल बिकम 10 प्लस एफ बाई 2 ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा कटिंग कटिंग कर लो, जो चीजें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं वो चीजों को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा, इसको थोड़ा और ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम लेके 20 प्लस एफ बाई 4 आ जाएगा, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, राइट? और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होनी चाहिए? तो ये एफ cos 60 के इक्वल होनी चाहिए। बस अब आपको यही लास्ट इक्वेशन लगाना है, राइट? दो इक्वेशन से दो ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, एफ cos 60 जो है वो म्यू टाइम्स एन रखना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ये होनी चाहिए 20 प्लस एफ बाई 4 के इक्वल। ठीक है, अब f cos 60, f तो ऐसा ही है, cos 60 क्या है भैया? तो cos 60 होगा मेरा 1/2, तो ये हो गया f बाई 2 इज इक्वल टू 20 प्लस f बाई 4। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 2f इज इक्वल टू 20 प्लस f और f इज इक्वल टू 20 न्यूटन, राइट? तो दैट मीन्स आप मैक्सिमम 20 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हो इस केस में और बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर आपने 20 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाया तो बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग। समझ गए? तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, राइट? चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? देखिए, आज का जो हमारा एक फ्रेश टॉपिक है वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, राइट? पहले आप उसका ये समझिए, डेफिनेशन मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा डायग्राम में बताऊं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है। डेफिनेशन तो हम पहले डायग्राम समझ लेंगे, उसके बाद लिख सकते हैं, राइट? तो मान लो ये एक रफ सरफेस है, ठीक है? इस रफ सरफेस के ऊपर एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल एम, ठीक है? तो ये बन गई हमारी बॉडी, इसका मास है कैपिटल या स्मॉल एम, कुछ भी, एम मास की बॉडी, ठीक है? तो यार सरफेस इस पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है ना? तो सरफेस इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है, लेट्स से द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, राइट? तो सरफेस इस पे मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता है, पहले आप वो देखो। तो मान लो इसका आप राइट तरफ इस पे पुश कर रहे हो, तो फ्रिक्शन जो इस पे लगेगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू टाइम्स एन, यही हो सकती है।
राइट। नॉर्मल रिएक्शन भी सरफेस इस पे लगाएगा, वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आपका एन ऊपर, राइट। तो हमने लगा दिया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर। अब देखिए ये जो फ्रिक्शन है, ये म्यू एन फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, राइट। ये मैं किस चीज का रिजल्टेंट निकाल रहा हूं, तो दिस रिजल्टेंट इज एक्चुअली द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉडी, ठीक है। तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से जाएगा यार, ऑब्वियसली देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच से कहीं से पास करेगा। मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं कि अगर मैंने नॉर्मल को ऐसे शिफ्ट कर दिया इधर, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा फ्रिक्शन और नॉर्मल का, वो कुछ ऐसे पास करेगा, है ना। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा। दिस इज, इसको मैं लिख देता हूं रिजल्टेंट आर, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया गया, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो यहां पे मैं एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूं, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, या इसको अच्छा चल पहले ये नॉर्मल वाला डेफिनेशन लिखता हूं, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ एफ मैक्स एंड नॉर्मल, ये विद द नॉर्मल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, समझ गए। इसको दूसरे तरीके से भी मैं स्टेट कर सकता था, वो दूसरा तरीका क्या हो सकता है मुझे बताएगा। देखो अब ये एफ मैक्स और जो नॉर्मल है, इसका रिजल्टेंट एक्चुअली क्या है, दैट इज द नेट फोर्स व्हिच द सरफेस इज एक्सर्टिंग। तो मैं इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी लिख सकता था कि एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स, एंगल बिटवीन नेट फोर्स भी लिख सकते हो, एंगल बिटवीन नेट फोर्स बाय द सरफेस विथ नॉर्मल टू ग्राउंड, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से जैसे भी डेफिनेशन सही लगे आप डेफिनेशन लिख सकते हो। मीनिंग यही होना चाहिए कि जो आपका फ्रिक्शन है और जो नॉर्मल है, उनका जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का नॉर्मल से कितना एंगल बन रहा है, वही कहलाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसको मैं यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा कितना, तो यहाँ पे देखिए यार ये आपका इस ट्राइंगल में ये म्यून है, ये आपको थीटा दिख रहा है और इधर आर दिख रहा है, इधर एन दिख रहा है, राइट। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लिखूं, tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज म्यून, है ना, इस थीटा के अपोजिट क्या है म्यून, और बेस क्या है n। तो tan थीटा में हमने लिखा म्यून बाई n, n n कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी गॉट, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, राइट, और द एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है। इट डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा tan इनवर्स व्यू। अब आप जल्द tan इनवर्स में आप देख के बताओ कि ये फॉर्मूला आपने कहीं देखा हुआ है क्या, क्या हमने ये फॉर्मूला किसी और टॉपिक में पढ़ा है। अगर किसी को भी याद है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किस टॉपिक में हमने पढ़ा, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। राइट, ये हमने पढ़ा है एंगल ऑफ रिपोज में, राइट। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल जब कोई बॉडी स्लाइड करना जस्ट स्टार्ट करती है, राइट। तो यहाँ पे हम वैल्यू देख सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। इन दोनों का मतलब अलग है, लेकिन फॉर्चुनेटली इन दोनों की वैल्यूज सेम आती है, तो याद करने में आसान रहता है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ना तो बहुत बार क्या किया जाता है, म्यू की वैल्यू ना देके वो लोग आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे देंगे, तो आप जल्दी से म्यू निकाल लिया करोगे उससे, म्यू इज इक्वल टू tan, राइट। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू म्यू, वो लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का इतना, तो अब आप फिर निकाल लो, ठीक है ना। चलिए, वेरी नाइस। अब ये देखिए क्या क्वेश्चन है, वाई पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। कहा गया है कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ये सही है कि नहीं है, सही है तो क्यों सही है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो कंडीशंस बनाता हूँ, देखो पहले में हम समझने की कोशिश करते हैं पुशिंग का केस, और अच्छा साथ साथ में ही करते हैं, चलो पुशिंग और यहाँ पे पहले पुशिंग के डायग्राम बना लो, स्पेस की देखते हैं कितना है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने बना दिया, मान लो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। हम लोग इसको पुश कर रहे हैं, तो पुश जो है ना किसी एंगल पे मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पुशिंग की बात नहीं हो रही है ना। जैसे वो करते हैं ना हम लोग, जो हमारे पास लॉन रोलर होता है,
मनोज कुमार, यस हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। तो लॉन रोलर जो होता है मैं उसको पुश कर रहा हूं, तो आप किसी एंगल पे ही पुश करोगे, राइट। तो मान लो आप लगा रहे हो कोई सा पुशिंग फोर्स एफ, राइट, किसी एंगल पे लगा रहे हो, लेट्स से ये एंगल भी आपका कितना है, एंगल आपका थीटा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपका फोर्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा, राइट। एक कंपोनेंट आएगा देखो इस डायरेक्शन में, दिस इज एफ कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विच विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा। और बॉडी का मास मान लो m है, राइट। सो इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m, तो और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, mg लग रहा होगा इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो mg बना दो, mg बना दिया हमने नीचे की डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे लग रहा होगा ऊपर, एंड द बॉडी इज हैविंग अ टेंडेंसी टू स्लाइड टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इन लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, हम कोशिश करेंगे ये निकालने की कि कितने फोर्स की जरूरत है इसको पुश करने के लिए, राइट। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग उसमें कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो एफ मैक्स विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। तो सबसे पहले तो यार यहाँ पे एन की वैल्यू निकालो, तो देखो यार वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है ये, राइट, ऊपर नीचे तो मूव करेगा नहीं, मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स एन। एन की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स एन, मतलब म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, ये फ्रिक्शन मैक्स की वैल्यू हो गई। नाउ फॉर इट टू स्लाइड, इसको स्लाइड करने के लिए आप यहाँ पे क्या देखोगे कि एफ कॉस थीटा एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग में देख रहा हूं, एफ कॉस थीटा कितना आएगा, ये आएगा मेरा म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा के इक्वल होगा, राइट। यहां से आप एफ की वैल्यू निकाल लो। कृष्णा यादव, यस गुड आफ्टरनून। तो यहां से आपको एफ की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूं, चलिए। ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा, राइट। तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई देखो, तो यहाँ पे मैं एफ कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। एफ की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, ठीक है। तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको इसको पुश करने के लिए, दिस इज द मिनिमम फोर्स विच यू विल अप्लाई, ठीक है। अब पुलिंग के केस में क्या होगा, मैं बस आपको एक हल्की सी चीज बताऊं यहाँ पे। पुलिंग के केस में आप जो ये एफ लगाओगे वो लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप कैसे करोगे यार, ये बॉडी है मान लो इस तरीके से, तो आप जब इसको पुल करोगे तो आप ऐसे पुल करोगे एफ से, एट द सेम एंगल थीटा, ठीक है ना। थीटा तो सेम रखोगे ना, कंपेयर कर रहे हो तो ऐसे कैसे कंपैरिजन होगा, तो सेम एंगल पे करोगे, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा ऊपर के डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। और अगर एफ साइन थीटा ऊपर के डायरेक्शन में हो गया, तो आपकी नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अभी क्या है नॉर्मल की वैल्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, और अभी क्या हो जाएगी अगर आप इसको पुल करने लगोगे, ये क्या बोल रहे हैं कृष्णा सर, कोई बार बार लाइक बटन को कभी लाइक कर रहा है और कभी डिसलाइक कर रहा है, अरे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ठीक है। लाइक डिसलाइक ये सब तो चलिए होता रहता है, जिन लोगों को समझ आ रहा है बस वो लोग लाइक कर दो, ठीक है। सो ये आपको पुशिंग वाला केस समझ आया ना, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना। पुलिंग वाले केस में क्या हो जाएगा देखिए, तो इन केस ऑफ पुलिंग आपका नीचे जो साइन है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ये जो आपका माइनस म्यू साइन थीटा है ना, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। वो क्यों आएगा, वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ू या थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे देखो यार, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ मैक्स ऊपर में हल्का सा लिखता हूं देखो, फॉर द केस ऑफ पुलिंग, राइट। आपका एफ साइन थीटा ऊपर है, नॉर्मल ऊपर है, एमजी नीचे है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, राइट। तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, एन प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एमजी, है ना। तो एन हो जाएगा आपका एमजी माइनस एफ साइन थीटा। एफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी म्यू टाइम्स एमजी, राइट। नाउ इन ऑर्डर फॉर इट टू स्लाइड, ये जो आपका एफ मैक्स है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए एफ कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है ना। तो वो मैं यहाँ पे आपको एक बार पुट करके दिखाता हूं, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये आया है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, इसको ओपन अप कीजिए, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा, राइट। यहाँ पे आप एफ कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपके पास, एफ वन प्लस, सॉरी एफ कॉमन लोगे तो क्या आएगा, इधर आएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, राइट। तो यहां से आपकी जो एफ की वैल्यू आएगी, वो एफ मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, तो आ रही है म्यू एम जी डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, राइट। केवल साइन आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, राइट। ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ये है आपका पुलिंग के केस में आपको कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो आपका ब्लू से लिखा हुआ है वो है पुशिंग के केस में आपको कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा। आप खुद बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, राइट। यहाँ पे देखिए आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, पुलिंग वाले केस में डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, राइट। मतलब पुलिंग के केस में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है अगर आप सेम एंगल पे पुल कर रहे हो तो, और पुशिंग में आपको ज्यादा लगाना पड़ता है। तो अगर कोई भारी चीज है और आपको लेट्स से वो छोटी चीज है, राइट, हाइट में थोड़ी कम है, तो ऑब्वियसली आप हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाओगे, आप एंगल पे फोर्स लगाओगे, ऊपर से लगाओगे, राइट। जैसे इस टेबल को ही आपको पुश करना है, राइट, तो आप टेबल को पुश करोगे तो ऐसे फोर्स लगाओगे, एंगल पे लगाओगे, राइट। अगर आप अपनी तरफ खींचोगे तो ऐसे लगाओगे, राइट। तो आप ये खुद से फील कर सकते हो कि पुलिंग विल बी इजियर, क्योंकि आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम कर दे रहे हो, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना। आप इसको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत एक्चुअली नहीं थी। आप बेसिकली इस तरीके से समझो कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, या आप इस तरीके से समझो कि कोई भी चीज को मूव करना आसान है या मुश्किल, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि उसमें फ्रिक्शन कितना लग सकता है, राइट। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करती है कि उस पे नॉर्मल कितना लग रहा है, राइट। तो जिस केस में नॉर्मल ज्यादा होगा उस केस में फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप खुद ही सोचो ना यार, पुशिंग के केस में आप बॉडी को नीचे थोड़ा सा दबा रहे हो, राइट, तो नॉर्मल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। पुलिंग के केस में आप बॉडी को ऊपर खींच रहे हो, तो नॉर्मल को कम कर रहे हो, इसीलिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम लगेगा, राइट। तो इसीलिए पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। आई होप ये अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। चलिए, वेरी कूल। ये एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस फ्रिक्शन पे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, राइट। सो क्या है क्वेश्चन, एन इंसेक्ट इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप इनसाइड अ रफ हेमिस्फेरिकल बाउल। एक रफ हेमिस्फेरिकल बाउल है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसका साइड व्यू बनाता हूँ जिसमें हमें बस एक सेमी सर्कल ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। तो ये हमारा रफ हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस मान लो है आर, ठीक है। हमसे पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इंसेक्ट है जो कि इसको ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये बाउल के अंदर बेचारा इंसेक्ट है। तो ये हमारा आ गया इंसेक्ट, बहुत सारे पैरों वाला इंसेक्ट आ गया। अब ये क्या है, इंसेक्ट इस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो कितना मैक्सिमम थीटा ये वर्टिकल से क्लाइंब कर सकता है। मतलब लेट्स से देखो क्या होगा, जब ये चढ़ने की कोशिश करेगी तो एक मैक्सिमम एंगल पे आएगी, उसके बाद जब ये चढ़ने की कोशिश करेगी तो फिर नीचे फसल जाएगी, है ना। तो आपको ये मैक्सिमम एंगल थीटा बताना था, राइट। अभी यहाँ पे देखो, मान लो मैक्सिमम एंगल थीटे थीटा है, और इस मैक्सिमम एंगल थीटा पे इससे आगे ये नहीं बढ़ पा रही। अगर ये इससे आगे नहीं बढ़ पा रही तो इसका मतलब क्या होगा, इसके बाद फ्रिक्शन इसके वेट के उस कंपोनेंट को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये स्लाइड हो रहा है। तो आप डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो समझ आओगे। देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा mg नीचे लग ही रहा होगा, राइट। नॉर्मल जो लग रहा होगा वो इस पे कुछ ऐसा लग रहा होगा, ठीक। और देखिए ये मैंने ऐसे परपेंडिकुलर बनाया, ये एंगल यहाँ पे आया थीटा, तो mg का कौन सा कंपोनेंट इधर आएगा, mg cos थीटा। और mg का जो साइन कंपोनेंट है वो इसको नीचे एक्चुअली स्लाइड करवाने में हेल्प कर रहा है ना। तो हु इज प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्लाइडिंग, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा ऐसे टेंजेंशियल, है ना। तो जब ये थीटा एंगल मैक्सिमम एंगल पे है तो इट इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, है ना, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ये अपने स्लाइडिंग के वर्ज पे है। तो एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग क्या केस हो रहा होगा, देखो ये इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट। मतलब फ्रिक्शन जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, mg sin थीटा के, सिंपल, राइट। तो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, है कि नहीं। और नॉर्मल यहाँ पे mg cos थीटा के इक्वल है, इतना तो आपको पता ही है। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये बात देनी है कि एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि वर्ज पे है ना। जब भी कोई चीज स्लिप करने ही वाली है तो उसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है म्यू टाइम्स एन होती है। एन की वैल्यू आप डालोगे mg cos थीटा। तो देखो यार इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे लिखता हूं मैं, राइट, इधर लिखता हूं। तो एफ मैक्स आपका यहाँ पे mg sin थीटा लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स, और ये होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल, मतलब म्यू टाइम्स एन, एंड एन इज mg cos थीटा, राइट। यहाँ से mg चला गया, म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास साइन बाई कॉस, तो tan थीटा। आपको तो थीटा चाहिए था, राइट। या हो सकता है वो आपको थीटा दे दे कि 30 डिग्री तक मैक्सिमम जा सकता है, बताओ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना। नहीं तो अगर आपको थीटा निकालना है तो वो हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे, समझ गए। अच्छा क्वेश्चन था, एक कीड़ा कितनी वर्टिकल एंगल तक वो मूव कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम और भी करेंगे। एक होमवर्क क्वेश्चन आप ले लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स,
है ना? जब एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के ऊपर रख दिया जाए और कुछ फोर्स लगाया जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम देखने वाले हैं, राइट? तो ये होमवर्क क्वेश्चन ले लो, राइट? तो थोड़े से ब्लॉक एंड ब्लॉक क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ये सारे क्वेश्चन, जिससे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ज्यादा डिटेल में तो 9th क्लास में ब्लॉक एंड ब्लॉक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, राइट? सो ये सारी चीजें करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। सी यू, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपको एटलीस्ट वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्वेश्चंस, ठीक है? सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अगर आपको सारी चीजें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे।